path is on its way. But Lord, let's shift across focus to India Investment Summit. फडणवीस जी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया। उनसे अच्छा फ्यूचरिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वाला मुख्यमंत्री सारे देश में किसी को नहीं मिला जो कि महाराष्ट्र को मिला है। कारण ऐसा है कि ये समय टेक्नोलॉजी का है एंड इज ए टेक सेवा है, और आप देख रहे हैं कि उन्होंने आने के बाद में महाराष्ट्र में ऑल आउट हर तरीके से, केवल स्पीचेज नहीं है, केवल मीटिंग्स नहीं है, रिजल्ट्स भी हैं। और ये इनकी जो प्लानिंग और वर्किंग चल रही है उसका सही रिजल्ट जब आप अगले साल ये सबमिट कर रहे होंगे 2027 में, तब आपको ये समझना पड़ेगा कि देवेंद्र जी क्या हैं और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत रेड कारपेट केवल ज़मीनें देकर या सब्सिडी देकर नहीं है, बल्कि जो कि बहुत साल पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से गुजरात को बदला, गुजरात में पहले बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन या इकोनॉमाइजेशन नहीं था, उन्होंने उसको हर इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने दरवाजे खोल दिए, हर बिजनेसमैन की प्रॉब्लम को खुद की प्रॉब्लम समझा, और वही आज माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब कर रहे हैं कि किसी भी इंडस्ट्रीज को, किसी भी बिजनेसमैन को महाराष्ट्र के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ही कैन अप्रोच हिम एंड ही इज देयर टू सॉल्व इट। नॉट ओनली दैट, उन्होंने इसके अलावा पार्टी की मीटिंग्स के अंदर, विधानसभा के सेशन के अंदर उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, इनको वेलकम करना महाराष्ट्र के हित में है, और उसको कोई भी रोकने की यदि कोशिश करेगा तो मेरी सरकार उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनने देगी। वी वांट टू बी द फैसिलिटेटर, नॉट द ऑब्स्ट्रक्टर। सर, हम महाराष्ट्र से जरा मुंबई में आ जाते हैं। हमारी मुंबई में इन्वेस्टमेंट काफ़ी चल रहे हैं। अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी चल रहे हैं। मुंबई को हम और कैसे बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है, तो किस तरह से हम वहाँ पर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हैं, और विद इन मुंबई में अगर हम देखें तो स्किल सेट भी हैं, तो आप स्किल्स के मिनिस्टर हैं, तो आप कैसे यहाँ पर एक्सपेंशन कर रहे हैं? नहीं, अभी मीटिंग के पहले जब मैं मीर भट्ट जी के साथ बैठा था आपके साथ में, तभी जो उन्होंने कहा मेरे को बात बहुत अपील कर गई, और मैं इसको सीएम साहब को भी कम्युनिकेट करूंगा। जो उन्होंने कहा कि मुंबई को यदि, आपने जो मुंबई का सवाल किया, तो मुंबई को यदि वास्तव में आगे बढ़ाना है, मुंबई के अंदर लोगों को और अच्छी फैसिलिटीज़ देनी है, तो मुंबई के अंदर जो ये मल्टीपल ओनरशिप हो गई है, महाडा अलग काम करती है, एमसीजीएम अलग काम करती है, एमएमआरडी अलग काम करती है, एसआरए अलग काम करता है, ये सब हटाकर एक सीईओ होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत में यदि कहीं एक्सपेरिमेंट इसको करके सक्सेस के रूप में आगे बढ़ाना है तो मुंबई इज़ द राइट प्लेस फॉर इट। और मुंबई के इधर इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ाना है तो मुंबई के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यदि कोई अभी भी सॉल्व नहीं हुई है तो वो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की है, और वो माननीय देवेंद्र जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लकीली उनको माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत अच्छा सहकार और गाइडेंस दोनों ही मिलता रहता है, और इसके लिए ये मुंबई आने वाले समय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नंबर 1 सिटी बन जाएगा। आज भी लोग जब आते हैं मुंबई के अंदर, तो जो नई हमारी मेट्रो बनी है, अश्विनी भिड़े जी को क्रेडिट देना चाहिए उसका, नए हमारे जो कोस्टल रोड बनी है और जो बन रही है, वो लोग देखते हुए रह जाते हैं, फिर बाद में उनको ख्याल आता है कि हम तो उसी पुरानी मुंबई के अंदर आ गए, पर पुरानी मुंबई नहीं बन गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक स्किल का आपने सवाल किया, तो स्किल के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, नॉट बिकॉज इट्स गवर्नमेंट, इट्स माई डिपार्टमेंट, बट आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, अभी वो समय चला गया कि आप किसी को कुछ भी काम दे दो। अभी तो बहुत ही डिटेल में स्पेसिफिकली उस काम का मास्टर उस काम को पा सकता है, और बहुत अच्छे रिजल्ट लाने हैं, तो उसमें अप स्किलिंग के बिना कोई तरीका नहीं है। और महाराष्ट्र के अंदर वर्कफोर्स बहुत है, महाराष्ट्र में युवा बहुत मेहनती है, काम पढ़ा लिखा है, पर उसको काम के लिए जॉब मिले या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके लिए स्किलिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो उसके लिए इस बार हमने 5 नई स्कीम्स लाई है, होपफुली अगले 1 साल के अंदर उसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा। सर, हाँ, जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, हम एआई की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, और स्किल सेट की बात करें तो हमको जो फ्यूचर वर्कफोर्स प्रिपेयर करना है वो उस लाइन पे करना है, ताकि अगले 5, 10, 15 सालों में महाराष्ट्र में और भारत का भी एडवांसमेंट हो।
उसके लिए महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा बिजनेसेस आते हैं और एक्सपेंशन भी महाराष्ट्र में ही होते हैं। तो स्किल सेट के लिए आप क्या कर रहे हैं, स्पेशली एडवांस कोर्सेज के लिए क्या कर रहे हैं? लास्ट में क्या कहा आपने? एडवांस कोर्सेज जो हैं, हाँ, तो मैं इसके बैकग्राउंड में दो चीज़ें मेरे ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ। एक, कई लोगों को पता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो आपकी तरह किसी पत्रकार ने उसको पूछा था कि अब आप प्रधानमंत्री तो बन गए, यदि आप प्रधानमंत्री नहीं बनते और आपको किसी मंत्री पद की शपथ लेनी पड़ती, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट लेना पसंद करते? उन्होंने 1 सेकंड में जवाब दिया था, स्किल डिपार्टमेंट। ये 2000 इससे डिपार्टमेंट ऑफ हिज हार्ट। सेकेंडली, अभी 8 महीने पहले देश के इंडस्ट्री सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर आए थे महाराष्ट्र के अंदर। देवेंद्र जी ने हम सब लोगों को और सब डिपार्टमेंट के लोगों को और काफ़ी लोगों को बुला के उनसे इसके बारे में अलग अलग चर्चा, 3 दिन का अलग अलग लोग आए थे। तो उस समय उन्होंने एक अच्छी बात कही कि अब जो हमारे पास फॉरेन के इन्वेस्टर्स आते हैं या इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स हमसे कंसल्ट करने को आते हैं, वो हमसे ये नहीं पूछते हैं कि यहाँ पर ज़मीन कहाँ सस्ती मिलेगी या सब्सिडी कहाँ ज़्यादा मिल रही है। वो समय अब गया। अब उनके 2 ही सवाल होते हैं, उस किस जगह पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी कंट्रोल में है और कहाँ पे स्किल वर्कफोर्स मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें स्किल के बारे में इसका इंपॉर्टेंस ठहराती हैं। यही समझते हुए माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने इस बार महाराष्ट्र के अंदर सारे जो हमारे 412 ITI हैं उनको पूरे को रिनोवेट करने को लिया है, अपग्रेड करने को लिया है, न्यू एज कोर्सेज शुरू किए हैं, पुरानी मशीनरी हटा के नई मशीनरी ला रहे हैं। और केवल मशीनरी और भवन बनाने से कुछ नहीं होता, इस फैक्ट को समझते हुए अच्छे टीचर, अच्छे एक्सपर्ट लाना। और यही नहीं, हम सब इंडस्ट्रीज हाउसेस को और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ITI एडॉप्ट कर लीजिए, क्योंकि हम सब कुछ करने के बाद भी उनके जैसा दिमाग हमारे पास में नहीं है। ये मानते हुए हम उनको ITI एडॉप्ट करने के लिए, उसमें भी ये कह रहे हैं कि 70% खर्चा महाराष्ट्र सरकार देगी, आप खाली चल के लेटेस्ट कोर्सेज उनको सिखाइए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नया बढ़ता हुआ भारत, विकसित भारत, आगे बढ़ता हुआ भारत, टेक्निकल युक्त भारत, इसमें महाराष्ट्र के बच्चे कहीं पीछे नहीं रहने चाहिए। सर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर स्टेट्स के बीच में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। एक ज़माने में आंध्रा और तेलंगाना में स्किल सेट नहीं थे, पर वहाँ के CMs ने और पॉलिटिकल लीडरशिप ने काफ़ी काम किया उधर, जिसकी वजह से आज हम देख सकते हैं कि IT हब बन रहे हैं वहाँ पर। आपको लगता है कि हम अगले 15 साल में एट पार हो जाएंगे जिस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्किल्स में, कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में? नहीं, मैं आपकी इस बात को तो मानता हूं और चंद्रबाबू नायडू को हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने आंध्र प्रदेश, जो कि एक बिछड़ा हुआ स्टेट था उस समय, उसको भारत ने दुनिया के नक्शे पे लाकर खड़ा कर दिया। और लीडरशिप का मतलब यही होता है कि आप पूरे बहुत बड़े पहाड़ के अंदर से आप सुई ढूंढ लो, आपके काम की चीज़ ढूंढ लो। तो अभी वही सरकार और वही स्टेट आगे बढ़ पाएगा जो कि फ्यूचर को समझ पाएगा। 15 साल पहले माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे को एक मीटिंग में समझाया था कि अब आने वाले समय में सब कुछ सोशल मीडिया पे चलेगा, इसलिए सोशल मीडिया सीखना शुरू करो। उस समय सोशल मीडिया ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। आज माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब हमको यही कह रहे हैं कि 10 साल के बाद में भारत, सब कुछ महाराष्ट्र भारत टेक पे चलेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चलेगा। यदि आप टेक्नोलॉजी पे नहीं चल के पुराने सिस्टम पे चलते रह गए तो आप वहीं रह जाओगे जैसा कि अफगानिस्तान दुनिया से पीछे रह गया और अमेरिका और चाइना बहुत आगे बढ़ गए। तो भारत को यदि आगे बढ़ना है, महाराष्ट्र को नंबर 1 स्टेट बनना है, मुंबई को आगे ले जाना है, मुंबई को हैदराबाद से भी ज़्यादा, बेंगलोर से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एट्रैक्टिव बनाना है, तो हमको अप स्किलिंग करके टेक सेवा स्टूडेंट्स का बड़ा फोर्स तैयार करना पड़ेगा। और जो कि माननीय देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने काम शुरू किया है। हमने देखा कि सरकार भी पुश कर रही है कि इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करे। महाराष्ट्र में सरकार क्या कर रही है जिससे हम यूथ को एम्प्लॉयबल कर सकें, उनको ट्रेन कर सकें, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, उनको वो कर सकें? आपका सवाल सही है। ये इंडस्ट्रीज़ का ही ताकत है कि वो बच्चों को बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्ञान दे सकते हैं। उनके पास में फैक्ट्रीज़ भी हैं, उनके पास में सिखाने वाले लोग भी हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि अभी भी सभी इंडस्ट्रीज वाले सरकार पे भरोसा नहीं करते हैं, सरकार से थोड़ा दूर दूर रह के काम करना चाहते हैं। ये हमारे मोदी साहब कहा करते हैं कि लास्ट 50-60 साल के अंदर जो हमने लोगों को रेस्पेक्ट नहीं दिया, जो हम कहते हैं वो करते नहीं हैं, और इसके लिए लोगों का फेथ हमने लूज़ कर दिया। तो अभी वो कहते यही है कि आप जो कहो वो करो, उतना ही कहो। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की हालत तो ये है कि वो
सरकार के साथ काम करना, उनके साथ जुड़ना तो आपने जो बताया वो बहुत ज़रूरी है। फिर भी यदि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को या यहाँ बैठे हुए लोगों को भी ये लाइट बंद कर दी जाए और उनसे पूछा जाए कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, महाराष्ट्र सरकार से या केंद्र सरकार से, तो 90% लोग यही जवाब देंगे कि हमको ये चाहिए कि हमारे लिए कुछ मत करो, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो, हम अपना आप सब कुछ कर लेंगे। ये यदि लोगों को सपोर्ट, यदि फ्री अपने इन सब के अंदर दिमाग भी है, सबके अंदर विलिंगनेस भी है और सबके अंदर बहुत बड़ी ताकत भी है, पर सरकारी सिस्टम हम करने को जाते हैं अच्छा और हो जाता है उल्टा। हम जो कुछ नए कानून बनाने को जाते हैं वो इनके लिए फैसिलिटेटर कम हो जाते हैं और अड़चने ज़्यादा पैदा कर लेते हैं। इसीलिए माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने लास्ट 14 साल के अंदर 3000 से ज़्यादा पुराने कानून रद्द किए। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने 2000 पुराने जीआर रद्द किए। पर ये इतना बड़ी कहानी है कि अभी और इसको 5 साल ठीक लगेगा इन सब को अपनी अपनी मर्जी से काम करने देने के लिए। जिस समय इनको ये समझ में आ जाएगा कि हमको हमारे अंदर कोई अड़चने पैदा नहीं करेगा, जरूरत पड़ेगी तो फैसिलिटेटर रहेगा, उस समय ये सारे इंडस्ट्रीज और सारे बैंकर्स जो स्पीड से काम कर रहे हैं उससे 4 गुनी स्पीड से काम करेंगे। सर, आपने सही कहा कि इंडस्ट्री चाहती है कि हमको रेगुलेट ना किया जाए, हमको अपना पाथ खुद चुनने का वो मौका मिलना चाहिए। बट सरकार का काम है कि डायरेक्शन दिखाना, और प्राइम मिनिस्टर भी टेक सेवी हैं और उन्होंने भी बताया कि किस डायरेक्शन में विकसित भारत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और देवेंद्र भाई जो हैं उन्होंने भी कहा कि महाराष्ट्र को किस लेवल कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है। अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को देखें, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या कर रही हैं आज की डेट में ताकि इंडस्ट्रीज़ को एक डायरेक्शन मिल जाए पर इंटरफेरेंस ना मिले? नहीं, सरकार को ये समझना पड़ेगा कि बहुत पुरानी एक छोटा सा कहावत है भारत के अंदर, फेमस थी कि जिसका राजा व्यापारी उसका प्रजा भिखारी। तो हमको सरकार को कुछ भी व्यापार करने का या व्यापार के अंदर हम सबसे अच्छा सोचते हैं ये बात करने का अधिकार ही नहीं है। ये सब हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और अपने अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं। तो पहला काम तो सरकार को ये करना चाहिए कि जितना हमने इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और इंडस्ट्रीज डेलीगेशंस हैं वो जो कुछ भी सजेशन देते हैं, जो कुछ भी बात करते हैं, उसको सीरियसली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा मन बनाना चाहिए। नहीं तो हम लोग जो सरकार में बैठे हैं, मंत्री बने हुए हैं, हमको तो ये लगता है कि हमसे ज़्यादा तो कोई समझता ही नहीं है। ये कुछ भी बात लेके आएंगे पर हमको लगता है कि हमारा ज्ञान तो इनसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो सबसे पहले तो हमको धरती पे आना पड़ेगा कि हमको समझना पड़ेगा कि एवरीवन इज ए एक्सपर्ट एंड द लीडर इन देयर ओन फील्ड। बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से कुछ रेगुलेट नहीं किया गया तो ये रियल एस्टेट मार्केट के अंदर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बिल्डर्स को और लोगों के लिए। जो अच्छा काम कर रहा है टॉप ग्रेड के लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है, पर वो जो बाकी जो इकट्ठी हो रही है सब बहुत सारे फ्लाई बाय नाइट वाले रियल एस्टेट डेवलपर्स तैयार हो रहे हैं, वो जैसे पिछली बार परेशानी हुई थी वैसे परेशानी होने का चांस है। सर, आपको लगता है कि हम बबल की तरफ जा रहे हैं, एक रियल एस्टेट बबल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर प्राइसेस क्रैश हो सकते हैं आगे जाके? नहीं, प्राइसेस तो क्रैश इसलिए नहीं हो पाएंगी क्योंकि ये बेसिक की प्राइसेज इतनी हो गई है लैंड की और कंस्ट्रक्शन की, पर सप्लाई के बारे में जरूर यदि सप्लाई इफ नॉट मैच विद द इंफ्रास्ट्रक्चर देन इट इज़ ए प्रॉब्लम। सर, वहाँ पर इंफ्रा की बात की तो वहाँ पर तो सरकार का आ जाती है, इंफ्रा तो सरकार को ही लाना पड़ता है। इंफ्रा सरकार को लाना पड़ता है, बिल्कुल सच है। और आप देख रहे हैं कि अभी जो कुछ काम पिछले 5-7 साल में हुआ है, आप कभी कोई कल्पना कर सकता था क्या कि नागपुर से यहाँ पर समृद्धि मार्ग के अंदर आप 6 घंटे में पहुँच जाओगे? कोई कल्पना कर सकता है कि न्यू बॉम्बे के एयरपोर्ट नई जगह बन रहा है, सोचते थे लोग कैसे जाएंगे, अभी थोड़े दिनों के बाद में आप 40 मिनट में जाने लग जाओगे। 14 मिनट के अंदर आप बांद्रा से नरीमन पॉइंट के ऊपर पहुँच जाते हो। तो 22 मिनट के अंदर आप वो ग्रांट रोड स्टेशन से या चर्च गेट से आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हो रश आवर्स के अंदर, क्योंकि ग्राउंड के 4 फ्लोर नीचे कोई रश चलता नहीं है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा हो रहा है। मुझे लगता है कि जहाँ हमारी सबकी कमियां हैं वो मैंने आपके सामने की है, पर मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ईटी नाउ के माध्यम से कि जो हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, कभी ठीक लगे तो एक ईमेल देवेंद्र जी के नाम पे लिख देना कि वी अप्रिशिएट के बाकी कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ये आपने अच्छा काम किया। हर एक को अच्छेपन के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उससे ताकत बढ़ती है
और आपको आते जाते कहीं लगा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अच्छा हुआ है तो इतना ज़रूर करिएगा। लोधा जी, आप ईटी नाउ में आए आप और हमसे बात किया और फ्रैंकली बात की आपने। धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।